मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साम्राज्य लगभग 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन करता रहा। मुगल शासकों की शासन पद्धति, संस्कृति, कला, वास्तुकला और उनके प्रशासनिक ढांचे ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इस लेख में हम मुगल शासकों के जीवन, उनके कार्यकाल, उनके योगदान और उनके शासन के प्रभावों का विस्तार से वर्णन करेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर 1526 से 1530। बाबर, जिसका पूरा नाम ज़ाहिर उद दीन मोहम्मद बाबर था, का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर का शासनकाल बहुत छोटा था, लेकिन उसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने काबुल से भारत पर आक्रमण किया और अपना राज्य स्थापित किया। उसके शासनकाल में कला और साहित्य का भी विकास हुआ। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा उस समय के जीवन और दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्रोत है। हुमायूं 1530 से 1556। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। उससे अफगानों और राजपूतों के साथ संघर्ष करना पड़ा। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसे भागकर ईरान जाना पड़ा। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का शासनकाल संक्षिप्त और संघर्ष में था, लेकिन उसने अपने पिता के द्वारा स्थापित साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर 1556 से 1605। अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अकबर की गद्दी पर बैठने के समय उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। उसने बैरम खान के सहारे अपने शासन की शुरुआत की। अकबर ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया और इसे एक सशक्त और समृद्ध राज्य में परिवर्तित किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और दिन-ए-हिलाई की स्थापना की। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए, भूमि राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ किया और एक स्थिर शासन प्रणाली स्थापित की। उसने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी स्थापित की और कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें से ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला प्रसिद्ध है। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर, जिसका वास्तविक नाम सलीम था, वह एक सुशासनकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। जहांगीर के शासनकाल में कला और चित्रकला का बहुत विकास हुआ। उसने मुगल दरबार में विदेशी राजदूतों का स्वागत किया और उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का विशेष प्रभाव था, जो उसकी पत्नी थी और उसने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहां 1628 से 1658। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद शामिल है। ताजमहल, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, विश्व धरोहर स्थल है और
इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन उसके अंतिम वर्षों में सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब 1658 से 1707। शाहजहां की बीमारी के बाद उसके पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और उसने गद्दी पर कब्जा किया। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत माना जाता है। उसने कट्टर इस्लामी नीतियों को अपनाया और जजिया कर पुनः लागू किया। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्याग दिया। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन उसकी कठोर नीतियों के कारण आंतरिक विद्रोह और विरोध बढ़ा। उसके शासनकाल के अंत तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। बहादुर शाह 1707 से 1712। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल बहुत छोटा था और उसने औरंगजेब की कठोर नीतियों को बदलने का प्रयास किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पुनः लागू किया और विद्रोह को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन बहादुर शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थिति लगातार कमजोर होती रही। जहांदार शाह 1712 से 1713। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांदार शाह ने गद्दी संभाली। उसका शासनकाल बहुत ही छोटा था और उसने अपने शासनकाल में विलासिता और ऐश्वर्य को महत्व दिया। जहांदार शाह की शासन प्रणाली कमजोर थी और उसके प्रशासनिक मामलों में अपनी पत्नी लाल कुंवर को अत्यधिक हस्तक्षेप करने दिया। उसके शासनकाल में सत्ता संघर्ष जारी रहा और अंततः उसका भतीजा फर्रुखसियार ने उसे हरा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। फर्रुखसियार 1713 से 1719। फर्रुखसियार का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन की दिशा में एक और कदम था। उसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया और वे वास्तविक सत्ता के धारक बन गए। फर्रुखसियार एक कमजोर शासक था और सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप के कारण वह अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाया। उसके शासनकाल में आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता बढ़ गई। सैयद बंधुओं ने अंततः उसे गद्दी से उतार दिया और उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। फर्रुखसियार की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन और भी तेजी से हो गया। मोहम्मद शाह एक विलासी शासक था और उसने शासन के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे लूट कर चला गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मराठों का प्रभाव बढ़ता गया और मुगल साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ती गईं। अहमद शाह 1748 से 1754। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह ने गद्दी संभाली। उसका शासनकाल आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों से भरा था। अहमद शाह एक कमजोर शासक था और उसने साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थिति और भी कमजोर हो गई और मराठों और अफगानों का प्रभाव बढ़ता गया। आलमगीर 1754 से 1759। अहमद शाह के बाद आलमगीर गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल भी अस्थिरता और विद्रोहों से भरा था। उसने शासन के मामलों में अत्यधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसका दरबार लगातार आंतरिक संघर्षों का शिकार रहा
उसके शासनकाल में मराठों और अफगानों का प्रभाव बढ़ता गया और मुगल साम्राज्य के पतन की दिशा में एक और कदम बढ़ गया। शाह आलम 1759 से 1806 आलमगीर की मृत्यु के बाद शाह आलम गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन लगभग पूर्ण हो गया था। शाह आलम एक कमजोर शासक था और उसने अंग्रेजों से साथ संधि कर ली। उसके शासनकाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और अंततः मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया। शाह आलम का शासनकाल मुगल साम्राज्य के अंतिम चरण का प्रतीक है। अकबर शाह 1806 से 1837 शाह आलम के बाद उसका पुत्र अकबर शाह गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन का अंतिम चरण था। अकबर शाह ने अंग्रेजों के साथ संधि की और दिल्ली पर उनका नियंत्रण स्वीकार किया। उसका शासनकाल केवल नाम मात्र का था और वह अंग्रेजों के अधीन रहा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई और उसे केवल दिल्ली तक सीमित रहना पड़ा। बहादुर शाह 1837 से 1857 अकबर शाह की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जिसे बहादुर शाह जाफर के नाम से भी जाना जाता है, गद्दी पर बैठा। वह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। बहादुर शाह का शासनकाल बहुत ही कमजोर था और उसने अंग्रेजों के अधीन शासन किया। 1857 के विद्रोह में उसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, लेकिन विद्रोह असफल रहा और अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह को रंगून वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया, जहां उसने 1862 में अपनी अंतिम सांस ली। उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। औरंगजेब की कट्टर नीतियों, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, आंतरिक विद्रोह और मराठों, सिखों और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह को हटा दिया और भारत पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। निष्कर्ष: मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारतीय समाज, संस्कृति, कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल शासकों ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया और भारत में स्थायी शांति और समृद्धि का एक युग लाया। हालांकि उनके शासनकाल के अंत में आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।